नमस्कार सोनकियाल भाई। ठीक हो? ठीक है। तो के कुछ लाग गया मोल इवे? माहौल तो ये आपने देख लिया, जब सत्ता के खिलाफ पब्लिक सड़कों पे आ जाती है ना, तो सत्ता को जो है छोड़ने के लिए राजघरानों को मजबूर होना पड़ता है। आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, आम जनता ने उतना उभार है उसमें, वो आज जागरूक है, अपने कार्यों के प्रति भी है और अपने अधिकारों के प्रति भी है। आज उनको जब ये दिखता है कि किसान परेशान है, जवान परेशान है, पहलवान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, आशा वर्कर परेशान है, और तो क्या सरपंच जिनको छोटी सरकार बोलते हैं वो भी परेशान है। सारे वो कहते हैं ना कि कुटे कुटे इकट्ठे हो गए, सारे जो इतने परेशान थे ना सब इकट्ठे हो गए, और इन्होंने ये तय कर लिया है कि आज बीजेपी सरकार को वापस कोने में लगा करके दोबारा से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी, और लोगों को वही दिन देखने को मिलेंगे जिसमें एक बात कही जाती थी कि पदक लेकर के आओ पद पाओ। ठीक है, तो इनकी भी 3% क्या कर दिया। देखो अब तो निनकार लट के नीचे आ जाए तो कुछ भी बुलवा लो, ये तो मजबूरी है। इनको भी पता है कि अब जो है 2 महीने का टाइम है, उनमें से 1 महीने का टाइम काम करने का, फिर आचार संहिता लग जाएगी। वो बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मोदी अमित शाह आए 2-3 दिन पहले महेंद्रगढ़ में, वो बोल करके गए ओबीसी के लिए पर्टिकुलर कि हम उनको ये देंगे, क्रिमिलेयर में ये करेंगे। भाई 10 साल तुम थे सत्ता में, जब तो बोले नहीं, अब 10 दिन रह गए, अब तुम लोग उनको ओबलाइज करने के लिए, और झूठ बोल करके पीछे जो है सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर जोड़ करके जो ग्रुप सी के बच्चों के साथ धोखा किया इन लोगों ने। आर्टिकल 14 जो है ये कहता है संविधान का कि आप इस तरह का बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद जानबूझ करके उन्होंने किया, और वो इसलिए किया कि उनको मोटिवेट करना था पर्टिकुलर बैकवर्ड को। और ये हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना लोकसभा चुनाव के बाद आया। मैं ये कहता हूं अगर 15 दिन पहले आ जाता ना तो ये जो हाफ थे ना ये बिल्कुल साफ हो जाते। बीजेपी का चेहरा जो है लोगों के सामने है, जिस तरह के वो सिर्फ जुमलेबाजी करती है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है। 2 करोड़ 1 साल में रोजगार देने की बात इन्होंने की, 20 करोड़ रोजगार बनता है 10 साल में, कितने रोजगार दिए आपको पता है। देश की बात करें तो 30 लाख पद आज सरकारी नौकरियों में खाली पड़े हैं, और 2.5 लाख से ज्यादा पद आज जो है वो हरियाणा में खाली पड़े हैं। और इन्होंने भर्तियां क्या की, ग्रुप डी की। जो लड़के पीएचडी किए हुए हैं, सोनू जी आप सोच करके देखना, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जो प्रोफेसर लगना था उसको बेलदार लगा करके रजवाई पे खड़ा कर दिया, उसको चौकीदार बना करके, जमादार बना करके कोने में खड़ा कर दिया। हमारी प्रतिभाओं को मारने का काम इन्होंने किया है, फसल को नष्ट करने का और नस्ल को नष्ट करने का एक ये षड्यंत्र है। उसमें चाहे ये जो कौशल रोजगार निगम है, ये एक तरह से ठेका प्रथा है जो बहुत पहले बंद करवाई गई थी, अब सरकार ने ठेका प्रथा शुरू की है। उसके साथ साथ हमारे जो नौजवान तैयारी करते थे और राष्ट्रभक्ति की भावना अपने बीच में पैदा करके वो कहते थे कि मुझे देश की सेवा करनी है, उनको 4 साल की अग्निवीर नाम की एक समस्या बना करके इन नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। लेकिन सोनू, और उसका दुष्परिणाम ये, आप गाँव में जाकर के देखना, आप गाँव देहात से आते हैं, जो बच्चे सुबह सड़कों पर दौड़ लगाते दिखाई देते थे, अखाड़ों में दिखाई देते थे, स्कूल में, जिम में दिखाई देते थे, वो अब नहीं दिखाई देते। और वो इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि एक रास्ता उनका जो है योजनाबद्ध तरीके से बंद किया गया। तो 100 दिन में 50,000 पर नौकरी देने की वादा करने लग रहे हैं, और बसें भी फ्री में चला दी हैं 1000 किलोमीटर। उसके बाद में 50-60% के ऊपर जो नंबर ले रहा है उसके लिए फ्री कर दिया है। तो योजना तो धड़ाधड़ चल रही है। कहता हूँ सोनू जी, आप मुख्यमंत्री जी से कभी इंटरव्यू करवा, हालांकि मुझे पता है डरते हैं आप लोगों से इंटरव्यू करते हुए, उनको बोलना कि 1 से लेकर के 50,000 तक गिनती बोल दे, 3 महीने इसमें उससे गिनती पूरी नहीं होंगी। और दूसरी, जिनसे घोषणाएं करवा रहे हैं वो तो डमी मुख्यमंत्री है, सुपर सीएम तो कोई और है। और ये जानबूझ करके प्लानिंग के तहत जो है इस तरह के नेता तैयार किए गए हैं जिनका धरातल नहीं है, और वो इसलिए किए गए जब चाहे उनको चाबी लगाई, जो काम करवाना है उनसे काम करवाया जाए। ये एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए खतरा है, चाहे आप पक्ष में हैं चाहे विपक्ष में हैं। नेता कोई एक दिन में नहीं बनता है, नेता बनने में 40 साल का समय लगता है, तब जाकर के कोई नेता बनता है। अब आज जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता है उसको सीएम बना देंगे, उसके ऊपर सुपर सीएम है, और सुपर सीएम के ऊपर भी एक और पावर है, जब वहां से एक बटन दबता है तो दूसरी जगह लाइट आती है, फिर तीसरी जगह आती है, तीसरी जगह जब लाइट आती है तो पंखा इतना घूमेगा जितना ऊपर वाले ने उसको रिमोट से कंट्रोल किया हुआ है। तो ये सारा, तो यहाँ पे जींद में लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार हुई थी नहीं, मैं उसको जीत मानता हूँ। आपने देखा होगा पिछली बार जब रणदीप जी ने चुनाव लड़ा तो 10,000 से भी कम के आसपास वोट थी। अब तो मुश्किल से 2-4 हजार वोटों से आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, और उसके अलग कारण थे। परंतु अब जब विधानसभा में आएंगे, इसी जींद में से आप और हम इसी चौक के ऊपर खड़े होकर के विधानसभा के बाद फिर एक इंटरव्यू करेंगे जिसमें आप ये खुद महसूस करेंगे कि जनता आज दुखी है। आज हजारों की संख्या में जो है जनता सड़कों पर, आपने देखा ये जींद शहर के मैक्सिमम लोग हैं, और उन्होंने आज ये तय
कर दिया है कि आने वाले समय में यहाँ के विधायक को बदल करके एक नया विधायक आएगा जो आम समाज के बीच में खड़ा करके उनके मुद्दों की बात यहाँ पे सारे के सारे जितने भी नेता हैं, क्योंकि मैंने दूसरे जितने भी बात करी वो कह रहे हैं कि ये सीट नॉन जाट की है और नॉन जाट ही निकाल सका है, लेकिन आज का जितने अपने आप स्ट्रॉन्ग दावेदार बतावे हैं वो सारे के सारे जाट बिरादरी दावे हैं। तो समीकरण किस तरह का होगा, कौन सा कैंडिडेट कांग्रेस लेकर आवा फिर? सोनू मैं एक बात कहता हूँ, जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है। कांग्रेस ने, आप पूरा इतिहास पढ़ करके देखेंगे, कांग्रेस ने आज तक जाट नॉन जाट की या हिंदू मुसलमान की राजनीति में एक बार रोकना चाहूंगा। आपने लोकसभा चुनाव में पिछली बार यू समीकरण नहीं बढ़ाया था, लोकसभा में 2 लाख तो ऊपर की हार हुई थी कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद में ब्रह्मचारी जी को जातिगत समीकरण के तहत उतारा गया था और उसके बाद में वो कहीं ना कहीं इसको बनाने में कामयाबी हुई। देखो आंकलन तो राजनीति में सारे के सारे चले हैं, अगर दूसरा पर थोपना अलग बात है। आप खुद मानो इस बात ने कि भाई सोनीपत के अंदर जातिगत समीकरण के तहत ही ब्रह्मचारी जी को उतारा गया। नहीं सोनू, एक बात है, रिप्रेजेंटेशन जो है ना जनता का, जितने भी वर्ग हैं समाज में उनका रिप्रेजेंटेशन तो आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा ना। आप ब्राह्मण को यहाँ से नहीं लड़ाते, कहीं से तो देना पड़ता ना आपको। एक आपको बैकवर्ड भी कहीं से लड़ाना था ना। हम यहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र में रहते, एक जाट को भी लड़ाना था ना। ये तो आप किसी दूसरे को कहते तो ये कह देते कि जी जाट को क्यों लेकर के आए हैं। ये तो नीतियों का हिस्सा एक है, परंतु हम कोई जैसे बीजेपी जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती है, इस तरह की कतई पॉलिटिक्स नहीं है। भले ही हम सतपाल ब्रह्मचारी जी को लेकर के आए, यही जो सोनीपत लोकसभा का ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, परंतु एक जगह भी एक स्टेटमेंट भी आपने जाट नॉन जाट की कहीं दिखाई? स्टेटमेंट अलग बात है, लेकिन मैं पिछला इतिहास में थोड़ा सा उठाऊंगा। 1991 में, 2000 में और 2005 में यहाँ पे मांगेराम बने थे नहीं। हाँ, उसके बाद में जो प्रमोद सहवाग है उसको लेकर आए, नहीं बनी बात। उसके बाद में उपचुनाव की बात आवा है, नहीं बनी बात रणदीप सिंह सुरजेवाला की। कहीं ना कहीं जो ऊपर तक स्ट्रैटेजी बना है नहीं, तो उनके दिमाग में यह बात आवा है कि भाई जो भी सीट यहाँ से निकाला है वो सारा का सारा जातिगत समीकरण के तहत निकल का आवा है। सोशल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं ना, ये तो जरूर करो आपको किस, मैं वही कह रहा हूँ, आपको एक जो भी वर्ग है ना उसको रिप्रेजेंटेशन तो देना पड़ेगा। दूसरा आपकी नीति का हिस्सा है कि आप किनको ला करके किन के बीच में, जहां जिन लोगों का बाहुल्य है, यदि आप उनको जो है आगे नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको हार मिलेगी। दूसरी बात भाई, प्रमोद जी की और आपकी उन्होंने जो बात की, वो एक जिस समय नरेंद्र मोदी के नाम पे जो एक हवा बना था ना, वो उसका शिकार हुए। यदि वो चीज नहीं होती तो निश्चित तौर पर प्रमोद भी यही शहर में ही तो रह रहे हैं। प्रमोद जी कोई गाँव में थोड़े रह रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो गाँव का है, चाहे देहात का है, चाहे शहरी क्षेत्र का है, जो जिताऊ कैंडिडेट है, अब की बार तो हाईकमान ने ये फैसला किया, आपने भी हर जगह सुना होगा कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है, सर्वे जिसको ये कहता है कि ये जीतेगा, फिर वो चाहे किसी भी जात बिरादरी से संबंध रखता हो, किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंध रखता हो, वो जो आएगा और वो जीत करके जाएगा। मैं महावीर गुप्ता या जो रणदीप सिंह सुरजेवाला, उसका और बता दी उसकी हार का क्या कारण था। आपने चलो प्रमोद की तो बता दी कि उस टाइम पे मोदी की लहर चल रही थी और वो चीज हो गई थी, वो किस चीज के शिकार हुए थे वो भी बताओ। बाई इलेक्शन जो होता है ना, उसमें जो सरकार होती है वो धन बल का प्रयोग करती है, वो जन बल का प्रयोग फिर वो बड़ौदा के अंदर क्यों नहीं होया और वो फिर एलनाबाद के अंदर क्यों नहीं होया? एलनाबाद का मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय ताजा किसान आंदोलन था और किसान आंदोलन के दौरान ही अभय चौटाला ने जो है अपना इस्तीफा दिया था। वो जो संवेदनाएं थी ना जो जुड़ी थी, लोगों की भावनाएं जो जुड़ी थी, उसका परिणाम था। वो भी थोड़ा सा बचा। मैं आपको बताऊं, आ रहे तो हम लोग यहाँ क्या नाम आदमपुर में भी तो आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, टक्कर दे करके आ रहे थे, परंतु क्योंकि जो प्रशासन होता है, जो सरकार होती है, सत्ता होती है, उसके पास सब तरह के हथकंडे होते हैं, वो अपना करके पूरा का पूरा फोकस उन्होंने जो है एक क्षेत्र पर किया। आपने उस समय देखा होगा कितने आसपास के जितने बड़े नेता थे बीजेपी के, सभी प्रांतों के यहीं डेरा डाले हुए बैठे हुए थे। उसका प्रभाव रहता है, उसका फर्क रहता है। निश्चित तौर पे वही प्रभाव जो है रणदीप सुरजेवाला जी का जो हुआ, उसमें वो उसका शिकार। अपने उचाना की बात कर ले, वहां तो उचाना का के कुछ हाल रहने वाला है, क्योंकि जब तक चौधरी वीरेंद्र सिंह का कुणबाना ज्वाइन करी है नहीं, तो सारे के सारे जितने ग्राउंड में मेहनत करने वाले थे नहीं, सारे के किमें को जाटा सा चढ़ रहा है कि कदे यू टिकट नहीं लिया हुआ है। नहीं देखो, एक बात आपको मान करके चलनी पड़ेगी, आने वाला समय जो वो कांग्रेस का है। निश्चित तौर पे जो वीरेंद्र सिंह जी यहाँ नहीं थे और बहुत से साथी अपनी मेहनत कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं। जिस दिन वीरेंद्र सिंह जी आए उसी दिन सारे साथियों की हाईकमान के साथ बैठक थी। मैं आपको ये अंदर की बात वैसे खोल रहा हूँ, और हाईकमान ने एक ही बात कही थी कि जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, सर्वे के आधार पर जिसको टिकट मिलेगी वो जीतेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारी पार्टी में आज, और बड़ी खुशी की बात है कि वो बड़े परिवार से भी हैं, चौधरी छोटूराम का परिवार उनसे जुड़ता है, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, परंतु यहाँ पर जो साथी लड़ेगा ना वो जिताऊ कैंडिडेट होगा। और हमने तो ये संकल्प किया है, सबसे पहले मैंने मीटिंग में ये बात कही थी, जिस साथी के कंधे के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी, दीपक बावरिया जी, जिसके कंधे पे हाथ रख देंगे, हाईकमान जिसके कंधे पे हाथ रख देगी, उस साथी को जिता करके ले आएंगे। ना उसका खर्चा लगने
लगने दे ना उसकी गाड़ी लगने दे, अपने पास से खर्चे भी लगाएंगे, गाड़ियां भी लगाएंगे और उसको जिता करके चंडीगढ़ भेजेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सत्य के लिए है। यदि आज हम लोग अगर आपसी फूट में बंट करके एक दूसरे का विरोध करके अगर पीछे खड़े हो गए ना लाइन में, आने वाले 50 साल में उचाना की राजनीति ऐसे रसातल की ओर चली जाएगी। दो तीन प्रत्याशी हैं जो लगातार बाइट में भी बोल रहे हैं वो बात और सरेआम भी बोल रहे हैं, जबकि वो भी कांग्रेस में है, चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार भी है और कहीं ना कहीं नाम कहने लग रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह का आगे लेकर आया जाने लग रहा है, भाई ब्रजेंद्र सिंह को टिकट फाइनल होएगी। और जितने भी उसके बाद में सेकेंडरी आगे वो सारे के सारे 2-3 कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं कि वो उसकी कुकर मिल जाएगी, उसकी न्यू नहीं कराया, होती वो नहीं कराया, तो वह चीज चले। और कहीं ना कहीं हल्का में भी यह बात आपने सुनने नहीं मिलती। निश्चित तौर पे हल्के में एक अलग तरह का रोष है, क्योंकि जब किसान आंदोलन चला, जो अपेक्षाएं इस परिवार से थी वो अपेक्षाओं पे शायद खरे नहीं उतरे। लोगों ने उनको अलग माना कि भाई वो ये मानते थे कि चौधरी छोटूराम जी का परिवार है तो आज किसान के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको वो लगा नहीं, इसलिए उनका विरोध है। मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी ने मेरे को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दे रखी है और बहुत लंबे समय तक, क्योंकि हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, पार्टी के साथ काम करना है। आज हमारी प्राथमिकता जो है, हमारी प्राथमिकता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार आए, दोबारा से एक खुशहाल हरियाणा बने। और जो साथी बयान देते हैं उनके निजी बयान हो सकते हैं, पर मैं ये कहता हूँ इन साथियों में से भी किसी को भी टिकट मिलेगी, मैं अपनी भी ट्राई कर रहा हूँ, भाई पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी तो निश्चित तौर पे जो है मैं भी संघर्ष करूंगा और इन साथियों के कंधे पे हाथ, किसी भी के कंधे पे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हाथ होगा तो उसको जिता करके लेके आएंगे, अपने कंधों पे बैठा करके लेके आएंगे और चंडीगढ़ छोड़ करके आएंगे, ताकि एक सत्ता का जो सेमीफाइनल हमने जीता है ना उसकी भरपाई हम लोग फाइनल में कर सकें और हुड्डा साहब को चंडीगढ़ भेज सकें। साहब जी ये देखिए हमारे किसान आंदोलन में बड़े अगवानी रहे हैं, आज यात्रा में भी हैं। आज यात्रा में भी हैं और आज मीटिंग भी थी। किसान अपनी हिस्सेदारी चाहता है और भाई हिस्सेदारी मिलेगी और सरकार बनेगी, प्रत्याशी जीते अच्छा जीते भी है। तो उचाना में किसकी चाहो टिकट किसी को मिल जाए हम तो कम अपना इस बीजेपी को बना दो, इसकी रात काट दो वैसे। अच्छा हाँ किसी को मिल जाए उसका साथ देकर अपना बनाए अपना फाइनल, यानी कि टारगेट है बस। हाँ टारगेट यही है बस। ओके तो बेटा हमने के कुछ लाग गया है आने वाला टाइम में कांग्रेस का के कुछ स्टैंड रहने वाला हरियाणा में, उचाना में, जींद में, तो हमने के कुछ समीकरण लाग गया है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कौन सा जिताऊ कैंडिडेट आपने लाग गया उचाना में और कौन सा लाग गया है जींद में, वो चीज़ भी आप जरूर बताइए। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।